चलिए, तो एलिमेंट्स ऑफ स्टील डिज़ाइन एंड ड्राइंग। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि स्टील हम लोग पहले क्या यूज़ करते थे। हम पहले यूज़ करते थे हम लोग पहले यूज़ करते थे आरसीसी, है कि नहीं। आरसीसी हमने यूज़ किया था। उसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किए थे, एक यूज़ किया था कंक्रीट और दूसरा क्या यूज़ किया था, स्टील। ठीक है। कंक्रीट क्या था, कंप्रेशन में बढ़िया था। एंड स्टील किस में बढ़िया था, स्टील किस में बढ़िया था, स्टील टेंशन में बढ़िया था। टेंशन में। ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी हमारे पास। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टील यूज़ करेंगे, कंक्रीट का यूज़ नहीं करेंगे। अब स्टील टेंशन में तो ठीक है, टेंशन में तो स्टील ठीक है, पर प्रॉब्लम आती है कंप्रेशन में। क्यों? क्योंकि जैसे अगर स्टील का कोई मेंबर है, इस पर अगर कंप्रेशन फोर्स आएगा तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक नया टर्म है, इसको बोलते हैं हम बकलिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बकलिंग। तो स्टील में बकलिंग की इश्यूज रहते हैं। ठीक है। और स्टील में भी वही मेंबर्स हैं आपके, बीम, कॉलम। ठीक है, सिर्फ ये दो मेंबर्स होते हैं। ठीक है। फुटिंग आपकी इसमें भी कंक्रीट की ही होती है, तो फुटिंग स्टील की नहीं बनाते। और स्लैब, स्लैब भी नहीं होता है स्टील का। ठीक है, सिर्फ बीम और कॉलम बनते हैं। ठीक है, उन्हीं के अलग अलग नाम है। कभी स्ट्रट बोल देते हैं उसको, कभी टाई बोल देते हैं उसको। ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा यूज कहाँ पर होता है, देखो आपने देखा होगा टिन शेड का परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है आपका, जिसमें टिन का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर आर्च जैसा होता है और नीचे स्टील का स्ट्रक्चर होता है पूरा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो स्टील पढ़ने के बाद आप जरूर इसको नोटिस करेंगे। ठीक है। और भी ब्रिजेस में भी कुछ पार्ट कंक्रीट का होता है और कुछ पार्ट आपका स्टील का बनाते हैं और उसके बाद फिर से कंक्रीट का होता है। ठीक है। तो उसमें भी हम लोग स्टील बीम्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो स्टील इंक्रीजिंगली यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है स्टील जो है उसका स्ट्रेंथ कंक्रीट से काफी ज्यादा होता है, इसलिए स्टील कम यूज करना पड़ता है और ज्यादा इकोनॉमिकल भी होता है। ठीक है। तो हम लोग स्टील डिजाइन पढ़ेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे स्टील के भी कुछ कमियां हैं। सारी सब कुछ अच्छा नहीं है स्टील का। आपको याद होगा हम एक नॉमिनल या इफेक्टिव कवर देते थे। ठीक है। वो भी एक स्टील का इनहेरेंट इशू है, स्टील में एक प्रॉब्लम है, इसलिए हमें वो देना पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग, और ये आपके बुक्स हैं जो स्टडी मटेरियल्स है जो आपको रेफर करने हैं। ठीक है, ये पीडीएफ तो रहेगा ही आपके पास। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी बुक ले लो आप। ठीक है। आपके कॉलेज में आपको ज्यादातर ये दिखेगा, एक उपाध्याय। ठीक है, ये ले सकते हो आप। ठीक है। और या फिर आप ऐसे भावी कट्टी या फिर डुग्गल, दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। ठीक है, ये लिंक्स हैं, ये लिंक सारे अमेजोन के हैं, तो आप ऑनलाइन बाई कर सकते हो। ठीक है। बाकी देखो कोड्स आपको इसमें भी यूज करना है। IS 8000 2007 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1984 भी आता है, बट वो आपको यूज नहीं करना। आपको IS 800 ही यूज करना है। ये लिंक है पीडीएफ की, इस ये पीडीएफ की लिंक है, इसको आपको प्रिंट आउट करके बाइंड कर लेना है अपने पास रखने के लिए। ठीक है। बाकी आपका एक हैंडबुक भी होता है, आपको याद होगा कंक्रीट में भी एक हैंडबुक था, उसका यूज बहुत ज्यादा नहीं था, बट यहाँ पर इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, तो आपको हैंडबुक लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये हैंडबुक पीडीएफ है, इस पीडीएफ का को प्रिंट आउट लेना, प्रिंट आउट ले लीजिए, या फिर अमेजोन से बहुत सस्ते में 100 150 रुपए में आपको इन दोनों में से कोई भी एक आप आईएस कोड ले सकते हो, आपका हैंडबुक ले सकते हो। ठीक है। हैंडबुक क्यों है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हम समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट काफी है, उसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। चलिए, तो ये बुक्स का, हैंडबुक्स का और कोड्स का मैंने बता दिया। एक आपको बुक चाहिए, एक आपको आईएस कोड चाहिए और एक आपको हैंडबुक चाहिए। ठीक है। हैंडबुक बोल लो या फिर स्टील टेबल बोल लो उसको। ठीक है। ठीक है। तो ये आपको यूज करना है। ठीक है, एक मिनट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शंस, ये आपका यूनिट 1 है। तो यूनिट 1 आज करेंगे, स्ट्रक्चरल स्टील होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है,
और सेक्शंस कैसे होते हैं, सेक्शंस का नेमिंग कैसे होता है, सेक्शंस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था टी बीम में कि एक आई सेक्शन भी होता है। ठीक है, तो इसको फ्लैंज बोलते हैं, इसको वेब बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। चलिए, द इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल स्टील। Nowadays in every city or every country skyscrapers are mostly built with steel। आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा, बुर्ज खलीफा के अंदर भी आपका जो स्ट्रक्चर है, जो कॉलम्स है, काफी जगहों पे आपका स्टील से बना हुआ है। ठीक है, तो जो स्काई स्क्रेपर्स होते हैं, स्काई स्क्रेपर्स आपको पता है एक हाइट होती है, डेफिनेट हाइट, आप गूगल में देख लेना, एक डेफिनेट हाइट होती है, उससे बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं उनको हम स्काई स्क्रेपर्स बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली में एक स्काई स्क्रेपर आपको पता है, सिविक सेंटर है उसका नाम। ठीक है, सिविक सेंटर, उस पर भी स्टील का काफी यूज हुआ है। ठीक है, स्टील हैज लॉट ऑफ एडवांटेजेस बिकॉज designer prefer designing structure with steel। Steel structures are massively used particularly in bridge structure। मैंने कहा था ब्रिज में यूज होता है। ट्रांसमिशन टावर, ये आपने जरूर देखा होगा जब भी आप ट्रेन से जाते हो, जब भी आप सिटी से बाहर निकलते हो, खेतों के बीच से जब ट्रेन गुजरता है तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर्स, बहुत बड़े बड़े देखे होंगे, वो सब आपके स्टील से बनते हैं। ठीक है, रिफाइनरी वेल स्ट्रक्चर, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने देखा होगा। समटाइम्स सम वाटर टैंक, सम हाई राइज बिल्डिंग्स, मेनी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, शेड्स आर मेड ऑफ स्टील। शेड्स तो स्टील से बनता ही बनता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज में ही शेड्स होते हैं और वो शेड्स आपका स्टील से बनता है। ठीक है, स्टील इज मच stronger than conventional construction material like concrete। its strength to weight ratio is very high। strength to weight ratio मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के लिए, हेलो। एक हेलो। स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के लिए आपका जो हेलो, वेट गुड ऑफ मॉर्निंग स्टील मैम। है वो आपको काफी कम चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मतलब पर यूनिट वेट ऑफ स्टील के लिए उसका स्ट्रेंथ जो है वो कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर यूनिट से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इट इज मच डक्टाइल। आपको पता है डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल तो होता ही है एज कम्पेयर टू कंक्रीट। बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज डिजाइनर्स प्रिफर steel structure as ductility will provide more safety and confidence when compared to brittle nature of concrete। ठीक है, कंक्रीट ब्रिटल होता है, सडनली फेल करता है, और स्टील डक्टाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है सेफ्टी, अर्थक्वेक और भी बहुत सारे चीजों की वजह से आप हमेशा स्टील को प्रेफर करोगे। हाँ देवोष्मिता मोडक, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। देवोष्मिता मोडक, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे ओ हैं। सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑन है देवोष्मिता मोडक, गूगल मीट पे ओ। अलग अलग तरीके का रिकॉर्डिंग होता है, वो आपको पता नहीं लगेगा, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं इसका। स्टील मेंबर्स हैव वेरी हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। ठीक है, स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। ठीक है, therefore a steel member of a small section which has little self weight is able to resist heavy load। आपको याद होगा आरसीसी में हमने 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का डेड लोड मानते थे हम, है कि नहीं। तो जैसे जैसे सेक्शन का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे डेड लोड बढ़ेगा, और डेड लोड के लिए भी डिजाइनिंग तो करनी पड़ती थी हमको, है ना। तो अगर हमें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो हमें ज्यादा डेड लोड लगाना पड़ेगा, और अगर डेड लोड ज्यादा है स्ट्रक्चर का तो ऑब्वियस सी बात है आपका डिजाइनिंग भी अनइकोनॉमिकल होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसलिए ब्रिजेस में जहां बहुत ज्यादा हैवी लोड आता है या फिर बहुत बड़ी ब्रिज है वो, ठीक है, तो वहां पर हम स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आपने कभी देखा होगा जब नदियों के ऊपर से ट्रेन निकलती है, जब नदियों के ऊपर से ट्रेन निकलती है तो जो ब्रिज होता है आपका, जो ब्रिज होता है वो स्टील का होता है, वहां पे जो ब्रिज होता है। ठीक है, आपने हावड़ा ब्रिज देखा होगा, हावड़ा ब्रिज भी आपका स्टील का है। तो जहां पर आपको बहुत ज़्यादा लोड कैपेसिटी चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, तो वहाँ पे हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्टील का स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बीइंग लाइट स्टील मेंबर्स कैन बी कन्वेंशनली हैंडल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। देखो ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट ज़्यादा है तो वेट भी कम चाहिए मेंबर का, और अगर मेंबर का वेट कम चाहिए तो अब ऑब्वियसली बात है आप आराम से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फॉर दिस रीजन प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स कैन बी फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड। देखो स्टील में ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया प्री फैब्रिकेटेड। वहां पर क्या करते थे, कंक्रीट बनाया, फिर कंक्रीट को ले गए ट्रक में और उसको फिर पोर किया, फिर उसकी क्योरिंग करी, फिर कॉम्पैक्शन करा, फिर क्योरिंग करा, है कि नहीं, उसके बाद कंक्रीट का मेंबर हमारा बना। बट यहाँ पर स्टील का मेंबर जो है वो प्री फैब्रिकेटेड है, मतलब फैक्ट्रीज में हम स्टील के मेंबर्स को प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से।
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपने पढ़ा था आरसीसी में कि स्टील में हम एफओएस कम यूज करते हैं क्योंकि स्टील आपका फैक्ट्री प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, तो अगर फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड है तो ऑब्वियस सी बात है क्वालिटी कंट्रोल आपकी बेटर है, क्वालिटी कंट्रोल आपकी बेटर है। अगर क्वालिटी कंट्रोल बेटर है तो इसलिए स्टील का जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्टील कंस्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत तेज होता है। आपने देखा होगा कि चाइना में बिल्डिंग्स बहुत जल्दी बन जाती है एज कम्पेयर टू इंडिया। ये इसलिए क्योंकि चाइना ने स्टील स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही लार्ज स्केल में स्टार्ट कर दिया है। वहां पे छोटे छोटे बिल्डिंग भी स्टील स्ट्रक्चर के बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए जहां भी आप देखते हो कि आपका बिल्डिंग बहुत तेज बन गया है, वहां पर या तो प्री फैब्रिकेटेड आरसीसी ब्लॉक्स यूज हुए हैं या फिर प्री फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं। इसलिए आजकल प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स का बहुत ज्यादा चलन हो गया है। ठीक है, तो स्पीडी कंस्ट्रक्शन मेकिंग इट टाइम एफिशिएंट भी होगा, लेबर भी आप कम दिन के लिए यूज करोगे तो कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा। प्रॉपरली मेंटेन स्टील स्ट्रक्चर्स हैव लॉन्गर सर्विसेबल लाइफ देन इट्स आरसीसी काउंटर पार्ट। ये स्टील स्ट्रक्चर का एक डिसएडवांटेज है, आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस देनी पड़ती है स्टील स्ट्रक्चर को। क्यों? क्योंकि सबसे घातक जो दुश्मन है स्टील स्ट्रक्चर का वो है कोरोजन एंड एक और चीज फायर। ठीक है, कोरोजन एंड फायर। तो इसके अगेंस्ट स्टील स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा अच्छी मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, आरसीसी में याद होगा स्टील को करोजन एंड फायर से बचाने के लिए हम नॉमिनल कवर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कंक्रीट जो है वो फिर भी करोजन एंड फायर के अगेंस्ट या फिर इन्वायरमेंटल और भी जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उसके अगेंस्ट काफी अच्छा एक कवर प्रोवाइड करता है स्टील को। ठीक है, the properties of steel mostly do not change with time. This makes steel more suitable for a structure. देखो कंक्रीट में टाइम के साथ साथ उसके अंदर पानी घुसेगा तो पानी घुसने के बाद फूलेगा या फिर इवेपोरेट करेगा, और ऐसा होगा तो कंक्रीट में आपके क्रैक्स आने लग जाएंगे। आप अपने घर में या फिर अपने आसपास के कंक्रीट स्ट्रक्चर जो कि बहुत पुराने हैं उनको अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्रैक दिख जाएगा। पर स्टील में ऐसा नहीं है। अगर स्टील की आपने प्रॉपर मेंटेनेंस दी है तो स्टील के प्रॉपर्टीज में या स्टील के लुक में या स्टील के स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है टाइम के साथ। स्टील बीइंग अ डक्टाइल मटेरियल डज नॉट फेल विद टाइम। तो ये तो आपको पता ही है, अगर डक्टाइल है तो आपका सडनली फेल करेगा नहीं, और सडनली फेल करेगा नहीं तो जो फेलियर है उसका इंडिकेशन पहले ही मिल जाएगा। तो ह्यूमन लॉस, प्रॉपर्टी लॉस बहुत कम होगी। दे कैन बी इरेक्टेड एट फास्टर रेट। ऑब्वियस सी बात है, देखो प्री फैब्रिकेटेड है, ऑलरेडी फैक्ट्री में बने हुए हैं, बने हुए मेंबर्स हैं, तो उनको बस लाओ और लगा दो। ठीक है, चलिए। स्टील हैज द हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू अमंग ऑल बिल्डिंग मटेरियल। देखो अगर स्ट्रक्चर समझ लो, स्ट्रक्चर ओल्ड हो गया है या फिर स्ट्रक्चर को तोड़ के आपको न्यू स्ट्रक्चर बनाना है, तो जो स्ट्रक्चर में स्टील यूज हुआ है उसको अगर आप बेचोगे तो उसका स्क्रैप वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। आपको एग्जांपल बता दूं, अगर आपके आसपास कोई बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, डेमोलिश की जा रही है, तो उसमें जो भी रीइंफोर्समेंट है उसको अलग रखा जाता है एक जगह पे। क्यों? क्योंकि जो रीइंफोर्समेंट है वो स्टील का है और उसका स्क्रैप वैल्यू बहुत हाई है, तो उसको अगर बेचा जाएगा तो जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो काफी हद तक रिकवर हो सकेगा। तो इसलिए स्टील का जो स्क्रैप वैल्यू है इट इज हाईएस्ट अमंग ऑल दी बिल्डिंग मटेरियल्स। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के साथ तो कोई क्यों नहीं खरीदेगा आपसे, क्योंकि उसको पता है कि भले ही वो 40-50 साल यूज हो गया है पर वो स्टील का जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हुए हैं। अब कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। स्टील स्ट्रक्चर वेस्ट प्लेस इन एक्सपोज्ड कंडीशन, मतलब जहाँ पे उस पे बारिश हो रही है या फिर टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, या फिर फायर हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, अगर बारिश हो रही है या फिर टेम्परेचर हाई है या फिर फायर है, आर सब्जेक्टेड टू कोरोजन। ठीक है, कोरोजन बेसिकली किससे होता है? ऑक्सीजन होना चाहिए और पानी होना चाहिए, दोनों के मिश्रण से कोरोजन हो जाता है स्टील में। तो स्टील कोरोजन रेसिस्टेंट नहीं है, देयरफॉर दे रिक्वायर फ्रीक्वेंट पेंटिंग और कोटिंग फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, जिंक कोटिंग होती है, क्रोमियम होता है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका अगर आप पेंट करोगे, अगर लेयर आप स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर लगाओगे तो वो कभी भी कोरोड नहीं करेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंट पेंटिंग और कोटिंग होती है इसी को हम मेंटेनेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए। Steel structures need additional treatments to make it fireproof, which adds to its cost further. जो भी आपने कॉस्ट बचाया है आरसीसी के रिप्लेसमेंट में को कंक्रीट की तरह यूज करने में,
वो जो कॉस्ट बचाया है वो कॉस्ट आपका मेंटेनेंस में और एडिशनल ट्रीटमेंट्स में भी उस कॉस्ट का कुछ पार्ट चला जाता है। फिर भी मेंटेनेंस, एडिशनल ट्रीटमेंट्स, पेंटिंग, ये सब जोड़ने के बाद भी स्टील स्ट्रक्चर हमेशा आरसीसी से सस्ता ही होता है। Remember that in RCC, nominal effective cover was important to protect the reinforcement from adverse environmental effects, most important of which was corrosion and fire. आपको याद होगा, इसलिए मैं आरसीसी थोड़ा लिंक कर रहा हूँ कि क्यों हम आरसीसी स्टील पे आए हैं। क्यों अपने फिफ्थ सेमेस्टर में आरसीसी पढ़ा, आपको लगा कि आरसीसी सब कुछ बन जाएगा, बट फिर भी हम लोग स्टील स्ट्रक्चर पे ट्रांसफर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन दे दी ताकि कुछ कनेक्ट आपका बन सके आरसीसी और स्टील के बीच में। This is the reason why in framed steel structures, some components of structure near the basement and ground floors are designed with concrete or RCC sections. अब frame structure का क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे columns होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे आपके beams होते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर तो बन गया, बट आपने जब आप आगे जाके डिजाइनिंग करोगे स्टील स्ट्रक्चर का, या फिर अगर आप अपने आसपास स्टील स्ट्रक्चर देख पाओगे, तो वहां पे आप देखोगे जो बेसमेंट होता है, जो ग्राउंड फ्लोर के आसपास का स्टील स्ट्रक्चर होता है, वहां पर बहुत जगह पे हम आरसीसी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपका स्टील सॉइल के कांटेक्ट में है, तो सॉइल से ऑब्वियसली पानी आएगा, और अगर पानी आया तो कोरोजन होगा। तो इसलिए उस कोरोजन से बचाने के लिए जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर होता है, उसमें हम आरसीसी के कुछ मेंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसलिए हम लोग आरसीसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि कुछ हद तक हम कुछ एनवायरमेंटल एजेंट्स, जो हमें पता है कि यहाँ से तो पानी आएगा ही आएगा, तो उसको उससे हम अपने स्ट्रीट स्ट्रक्चर को बचा सके, ठीक है। चलिए, और फाउंडेशन को पता ही है, फाउंडेशन तो आरसीसी का बनता है, ठीक है, कोई भी फाउंडेशन स्टील का नहीं बनता आपका, ठीक है। कुछ एक आध एक वेरिएशन होता है कि कुछ बेसेस होते हैं, कुछ बेस बनाते हैं हम, तो वो कभी कभी फाउंडेशन का काम कर जाता है, बट फिर भी 99% केसेस में स्टील स्ट्रक्चर का जो फाउंडेशन होता है वो आरसीसी से ही बनता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्री फैब्रिकेटेड है ना, फैक्ट्री में बन रहा है, क्वालिटी कंट्रोल भी अच्छा है, तो फिर डिजाइनिंग की जरूरत क्या है, डिजाइनिंग पढ़ क्यों रहे हैं? As we already learned in RCC, that if we design properly in a cost effective way, the cost can be minimized or optimized without compromising the safety. Obvious सी बात है, हमको ये नहीं पता हमें कौन सा सेक्शन चाहिए, हमें कितना हाइट चाहिए, हमें कितना विड्थ चाहिए अपने कंपोनेंट्स का, अपने स्टील कंपोनेंट्स का। तो वो सब पता करने के लिए, और ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा सेफ डिजाइनिंग कर दें, और इतना सेफ कर दें कि पैसा ज़्यादा यूज हो रहा है, बट उसका बहुत ज़्यादा यूज हमें नहीं दिख रहा वहाँ पे। तो इसलिए उन सब से बचने के लिए, एक इकोनॉमिकल एज वेल एज सेफ डिजाइन के लिए हमें डिजाइनिंग की जरूरत है। देयरफॉर वी नीड टू नो डिजाइन प्रोसीजर प्रॉपर्ली सो दैट वी कैन गेट एन इकोनॉमिकल एज वेल एज सेफ डिजाइन। इकोनॉमिकल भी चाहिए और सेफ भी चाहिए। Basically, design include assuming certain member with certain dimensions and checking from limit state point of view, from ultimate strength point of view, from serviceability criteria point of view। ठीक है, ये आपका लिमिट स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, सर्विसिबिलिटी क्या होती है, स्टील स्ट्रक्चर्स में, वो सब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द लोड और लोड कॉम्बिनेशन। आपको याद होगा लोड कॉम्बिनेशन पढ़े थे हमने आरसीसी में, वैसे ही कुछ लोड कॉम्बिनेशन आपके स्टील में भी यूज होते हैं, ठीक है। We will check certain steps, and if any steps outcome does not satisfy the limits proposed by design code IS 800-2007, then we have to increase the size, and if we see it is satisfied, then we can select the particular सेक्शन। अब देखो सेक्शंस बहुत सारे होंगे, ठीक है, आपके अलग अलग साइजेस के स्टील सेक्शंस होते हैं। तो कोई भी हम एक सेक्शन लेते हैं, और जो भी हमारे क्वेश्चन में या फिर हमारे जो भी डिजाइनिंग में जो भी बेंडिंग मोमेंट आ रहा होता है, जो भी शेयर आ रहा होता है, उसके रिस्पेक्ट में हम उस सेक्शन को चेक करते हैं। जब हम चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि सारे, जैसे डिफ्लेक्शन हो गया, डिफ्लेक्शन किसी एक वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका स्ट्रेस किसी एक वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका शेयर किसी एक वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर, आपका डिफ्लेक्शन, ये सब हम चेक करेंगे। अगर हमारा सेक्शन ये सारे चेक्स में खरा उतरता है, तो वो सेक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत दूर की बात कर रहा हूँ मैं, बट एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि कैसे ये आरसीसी डिजाइनिंग से अलग है। यहाँ पे सेक्शन ऑलरेडी है हमारे पास, बट कौन सा सेक्शन यूज करना है, वो उसके लिए हमें डिजाइनिंग करनी पड़ती है। So in this subject we will be using IS 800-2007 along with some important handbooks। ये आपका जो ये है ना, ISSP 6.1.1964, ठीक है, यही हैंडबुक है। Amazon से भी जो भी हैंडबुक खरीदोगे, उनने भी इसी हैंडबुक को एक बात अच्छे से प्रिंट किया हुआ है बस, ठीक है। तो यही आपका हैंडबुक है 1964 का, जो आपको अपने स्टील
के डिजाइनिंग में यूज करना है अलॉन्ग विद दिस कोड। ठीक है, यहां से आप सेक्शन लेंगे, उस सेक्शन को इस कोड के हिसाब से आप चेक करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी। IS 800 के ये लिए रहा। और डिजाइन हैंडबुक दोनों के लिए मैंने यहाँ पे लिंक दे रखे हैं, आप अच्छे से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चरल स्टील हैज बीन क्लासिफाइड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, आपने बहुत बार सुना होगा BIS। ठीक है, उस BIS का फुल फॉर्म यही है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ। आपको पता है, हमने पहले ही बात की थी, जैसे FE 415 था, तो FE 415 में 415 क्या था उसका, बेसिकली यील्ड स्ट्रेंथ था, या फिर क्या बोलते थे हम उसको, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते थे उसको। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर हम अगर Fe 410 स्टील है तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेंथ जो उसकी होगी वो होगी 410 न्यूटन पर mm²। ठीक है, चलिए। The mechanical properties of steel largely depend on its chemical composition, rolling methods, rolling thickness, heat treatment, stress history। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है स्टील में क्या क्या कंपोनेंट है, कार्बन होता है, सल्फर होता है, क्रोमियम होता है। तो वो जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये मैंने आपको आज से पढ़ाया था, तो बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, इलोंगेशन मतलब फेलियर पे कितना इलोंगेशन होता है, उसका इलोंगेशन परसेंटेज। ठीक है, और मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होती है, शेयर मॉड्यूलस क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, ये सब आपको पता ही है, हम लोगों ने आरसीसी में भी डिस्कस किया ही था इसको। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है। ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी मैंने आरसीसी में पढ़ा रखा है, तो आप, ये थ्योरी है बेसिकली, तो आप इसको अपना अ, थोड़ा टाइम दे सकते हैं इसको। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है, रेसिस्ट रेसिस्ट अ डिस्टॉर्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज। बेसिकली आपका जब आप फोर्स लगाते हो तो उसका साइज बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो उसके बाद फोर्स हटाने के बाद वो अपने ओरिजिनल साइज पे लौट आए, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, वैसे प्लास्टिसिटी क्या होता है कि रिटेन्स द डिफॉर्मेशन, मतलब रिटेन्स द डिफॉर्म शेप, मतलब आपने इतना डिफॉर्म कर दिया उसको कि उस पे प्लास्टिक स्ट्रेन्स आ गए हैं, मतलब वो स्ट्रेन जो है वो वापस नहीं गए हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जब इलास्टिक लिमिट से ज्यादा आप स्ट्रेस लगा देते हैं उसके बाद ही आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। आपको, आप लोगों को पता है, माइल्ड स्टील में हमने पढ़ा था सस्टेन कर्व में, यील्ड स्ट्रेस के बाद एक यील्ड प्लेट्यू आती है जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यही वो प्लास्टिक रीजन है जहां पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है स्टील में। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। तो ऐसी डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, वो सब आप पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल है। ठीक है, फिर मेलिएबिलिटी, टफनेस, फटीग। टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टफनेस बेसिकली किसके लिए होता है, इम्पैक्ट लोडिंग के लिए। ठीक है, इम्पैक्ट लोडिंग के लिए, अगर समझ लो कि अचानक से बहुत ज्यादा लोड बहुत ही कम टाइम पे स्ट्रक्चर के ऊपर गिर गया, तो उस लोड को रेसिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वही टफनेस होती है। ठीक है, अब फटीग क्या होता है, फटीग बेसिकली ये होता है कि देखो कि एक ही स्ट्रक्चर पे अगर लोड लग रहे हैं, फिर लोड जा रहा है, फिर लोड लग रहा है, फिर लोड चला जा रहा है कहीं पे, फिर लोड लग रहा है, फिर चला जा रहा है, फिर लोड लग रहा है, फिर चला जा रहा है, तो फटीग होता है। फटीग बेसिकली क्या होता है, प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज डैमेज। प्रोग्रेसिव एंड लोकलाइज डैमेज मतलब उसका डैमेज आपको तुरंत नहीं दिखेगा, बट आप जब सेम लोड को 100 टाइम, 1000 टाइम, 1 लाख टाइम्स लगाओगे और वापस लोगे, तो उसके बाद आपको हल्का हल्का जो उसके स्टील के प्रॉपर्टीज है उसमें चेंज होता हुआ नजर आएगा, स्ट्रक्चर में हल्का हल्का डिफॉर्मेशन नजर आएगा। किसकी वजह से, साइक्लिक और रेपिटेटिव लोडिंग की वजह से। ठीक है, फेलियर ड्यू टू फटीग अकर्स इन अ लोड लेसर देन द डिजाइन लोड। ठीक है, लेसर देन द डिजाइन लोड। ठीक है, लोड लेसर देन डिजाइन लोड मतलब आपका डिजाइन लोड है उससे भी कम लोड में आपका जो फेलियर होता है स्ट्रक्चर में, उस फेलियर उससे भी कम लोड में हो जाता है क्योंकि फटीग हो गया है उसके अंदर। ठीक है, समझ लो आप कोई बंदा है, ठीक है, आप समझ लो एक बंदा है राम। ठीक है, वो दिन में 5 घंटे पढ़ लेता है। ठीक है, अब समझ लो वो 10 दिन पढ़ रहा है, 100 दिन पढ़ रहा है, 200 दिन 5 घंटे पढ़ ले रहा है, पर 2 दिन के बाद थक गया है वो और नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या पता वो 200th डे पे, 200वें डे पे वो क्या पता 4 घंटे ही पढ़े, 5 घंटे ना पढ़े। तो क्या हुआ, 5 घंटे डिजाइन वैल्यू थी कि 5 घंटे तो ये पढ़ ही लेता है। ठीक है, बट वो 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहा है, वो 4 ही घंटे पढ़ पाया क्योंकि वो थक गया है, उस पर फटीग हो गई है। ठीक है,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फटीग क्या होता है। अब क्रीप क्या होता है, कंटिन्यूअस टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल अंडर अ कांस्टेंट स्ट्रेस, मतलब टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब क्रीप क्या होता है, टाइम के साथ साथ लोडिंग वही है, लोड आपका सेम है, पर उसके साथ साथ उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ रही है, धीरे धीरे उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है, तो वो होती है क्रीप। Creep is more severe in materials that are subject to harsh weather conditions for a long period of time. बेसिकली जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है आसपास के स्ट्रक्चर की, उसी की वजह से क्रीप होता है। ठीक है, तो फटीग और क्रीप आपके न्यू टर्म्स है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, फटीग बेसिकली साइक्लिक और रेपिटेटिव लोडिंग की वजह से होता है, और क्रीप क्या होता है, कांस्टेंट लोड, वो लोड लगे जा रहा है उसके अंदर, वही लोड है, और उसके साथ साथ जो बिहेवियर है स्ट्रक्चर का, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बढ़ रही है उसी सेम लोड के लिए, तो उसको हम क्रीप बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें कार्बन कितना होता है बेसिकली, सल्फर कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है, मैंगनीज कितना होता है, सिलिकॉन कितना होता है, ये सब थोड़े थोड़े इसमें आपके डेजिग्नेशन, जो भी आपका ग्रेड है स्टील का, इसमें देख रहे हो स्टील के ग्रेड्स अलग अलग है, तो हाँ, तो स्टील स्ट्रक्चर्स में स्टील के ग्रेड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, आरसीसी से अलग होते हैं उसके ग्रेड्स। ठीक है, तो उसके साथ साथ उसमें कैसे केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस होते हैं, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये समझना है प्राइमरी जो एलिमेंट्स होते हैं स्टील में वो क्या क्या होते हैं, कार्बन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस, मैंगनीज, सिलिकॉन। ठीक है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है बेसिकली, कितना वो इलोंगेट करता है, कितना वो डक्टाइल है, कितना उसमें टफनेस है, ठीक है, वो सब आपका बेसिकली इन केमिकल्स की वजह से ही चेंज होता है। और आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, कौन सा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन। कार्बन अगर बढ़ाओगे तो यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बट डक्टिलिटी, आपको पता है डक्टिलिटी घट जाती है। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन टफनेस के लिए होती है, कार्बन टफ बनाता है स्टील को, पर टफ के साथ साथ उसकी डक्टिलिटी भी कम करता है। जैसे अब मैंने पढ़ाया था आपको, माइल्ड स्टील में आपका कार्बन कम होता है, और एच वाई एस डी बार में कार्बन ज्यादा होता है, बट माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी जो है वो एच वाई एस डी बार से ज्यादा होती है। बट विद इंक्रीज इन कार्बन टेंसाइल्स एंड हार्डनेस इंक्रीजेस, बट सो डज इट ब्रिटलनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी कम होगी तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटलनेस बढ़ेगी। ठीक है, पर कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हम जोड़ते हैं ताकि कार्बन को बढ़ाने के साथ साथ उसकी डक्टिलिटी भी बढ़े। वो क्या क्या होता है, क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, वैनेडियम एक्सेट्रा। क्रोमियम और निकल आपको याद रखना है, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हम स्टील में यूज करते हैं, उसको डक्टिलिटी और भी बहुत सारे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था Fe 500D, तो डी का मतलब होता है डक्टिलिटी। ठीक है, और डक्टिलिटी आप बोलोगे सर इस पे तो कार्बन ज्यादा है, डक्टाइल कैसे है ये, तो वो इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से है, क्रोमियम, निकल, मॉलिब्डेनम। ये कंपोनेंट जोड़ने के बाद क्या होता है, जो कार्बन भी आप बढ़ा सकते हो और डक्टिलिटी भी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ तो बढ़ ही रही है और उसके साथ साथ डक्टिलिटी भी उसकी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए, अब टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और मेंबर ऑफ अ स्टील फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब एक स्टील स्ट्रक्चर के कौन से मेंबर होते हैं, और कौन यही मेंबर्स हैं जो हम आगे जाके डिजाइन करेंगे। ठीक है, बीम्स, कॉलम, ब्रेसिंग, बीम कॉलम कनेक्शंस। देखो बीम पता है आपको, ठीक है, बीम पता है। अब जब बीम है और बीम में जब आके कॉलम जुड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका बेसिकली कनेक्शन है। ठीक है, ये कनेक्शन किससे बनाते हैं हम, ये कनेक्शन हम बोल्ट से बनाते हैं, या रिवेट से बनाते हैं। ठीक है, बोल्ट पता ही होगा आपको, रिवेट्स के लिए आपको अगर पता करना रिवेट्स क्या है, तो अपने फैन देखो, अब आपके रूम में जो फैन है उसमें जो आपके फैन के जो विंग्स हैं वो किसी चीज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं रिवेट्स। ठीक है, तो रिवेट्स कहाँ यूज करते हैं, बोल्ट्स कहाँ यूज करते हैं, और कैसे इससे कनेक्शन डिजाइन करते हैं, वही हमारा स्टील स्ट्रक्चर पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ब्रेसिंग क्या होता है, ब्रेसिंग बताऊंगा आपको, ब्रेसिंग क्या होता है। ब्रेसिंग बेसिकली आपका जो डिफ्लेक्शन है उसको कम करने का काम करता है ब्रेसिंग। ठीक है, डिफ्लेक्शन को कम करने का काम करता है आपका ब्रेसिंग। चलिए, therefore we need to know the design of a flexural member। flexural member क्या होता है, बेसिकली जो बेंडिंग रेसिस्ट करता है, flexural member of the beam, and then the load will come to the column। column takes basically the compressive load along with certain eccentric load। आपको पता है ये कॉलम हमने डिजाइन किया था आरसीसी में, तो कॉलम क्या था हमारा, एक कंप्रेसिव मेंबर था। तो जो कंप्रेसिव लोड बीम से आता है वो कॉलम के ऊपर आता है, और सर्टेन एसेंट्रिक लोड क्या है,
जो कि वो लोड जिसका जो एक्सेस है वो कॉलम के सेंटर से पास नहीं कर रहा है। अगर कॉलम के सेंटर से पास नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इसेंट्रिसिटी आएगी, और अगर इसेंट्रिसिटी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है पी इन टू आर आपको पता है मोमेंट है, तो कुछ मोमेंट जनरेट हो जाता है। therefore column has to be designed accordingly। कॉलम वैसे सिर्फ कंप्रेसिबल लोड का डिजाइन होता है, बट कुछ कुछ थोड़ी बहुत मोमेंट भी आ सकती है इसेंट्रिसिटी की वजह से, तो इसलिए थोड़ा बहुत मोमेंट के लिए भी हम डिजाइन करते हैं। फ्लोर कैरीज द लोड एंड द लोड इज ट्रांसफर टू द बीम एंड कॉलम। जो भी फ्लोरिंग है आपकी, वो फ्लोरिंग से बीम में जाता है लोड, और बीम से कॉलम में जाता है लोड। Bracing system is an important system in steel structure. Bracing has been provided just to increase the load carrying capacity। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डिफ्लेक्शन कम कर रहे हो, अगर डिफ्लेक्शन कम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो उतने डिफ्लेक्शन के लिए ज्यादा लोड रेसिस्ट कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग बेसिकली लोड कैरिंग कैपेसिटी जो स्ट्रक्चर की होती है उसको बढ़ाने के लिए हम ब्रेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ ब्रेसिंग इज टू डिक्रीज द इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज करने का क्या मतलब है, देखो आपको पता है जैसे ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, डिफ्लेक्शन का PL³ अपॉन 48 EI इसलिए होता है जब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम होता है और उसमें बीच में लोड लगती है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन होता है, ये आप उसका लेंथ है L, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो होता है इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब इसमें देख पा रहे हो कि डिफ्लेक्शन जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ जितना कम होगा उतना ही कम डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और लेंथ कौन सी है, लेंथ ही बेसिकली कौन सी है, इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ कौन सी होती है, वो लेंथ होती है जो पूरी की पूरी लेंथ बेंड करती है या रिफ्लेक्ट करती है। तो अभी अगर यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर में बीच में कोई ब्रेसिंग लगा दोगे, ब्रेसिंग मतलब एक लेटरल एक लेटरल मेंबर है, जिससे क्या होगा, अभी बीम ऐसे नहीं बेंड करेगा, ये बीम ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन आपकी कम हो गई, डिफ्लेक्शन कम हो गई, और डिफ्लेक्शन अगर कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है आप लोड को बढ़ा सकते हो, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये इसलिए ब्रेसिंग सिस्टम हम लगाते हैं। ब्रेसिंग सिस्टम अभी तो आपके एग्जाम्स में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट जब आप आगे जाके डिजाइनिंग करोगे या स्ट्रक्चर बनवाओगे तो वहां पे ब्रेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो ये सेस्ट्रेन का माइस्ट्रेन का आप सबको पता है कौन से पॉइंट्स होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है। देखो सेस्ट्रेन कर्व मैंने पढ़ाया है, ठीक है, आपको आरसीसी में, तो आपको पता है अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर यील्ड प्लेट्यू होता है, उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, फिर नेकिंग होता है। ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट आपको थ्योरी को ऑलरेडी पता है, मैंने इसमें जोड़े हैं पीडीएफ में, आप अपने रेफरेंस के लिए फिर भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप ये सब पॉइंट जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप देख सकते हो, ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी आज से में डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी स्ट्रेस स्ट्रेन का वो माइल्ड का क्वेश्चन तो पक्का आएगा पेपर में, तो आपको ये थ्योरी तो फिर भी पढ़नी ही है। ठीक है, बेसिकली वही सेम चीजें हैं जो आपकी आरसीसी में थी। इसका यंग्स मॉडुलस भी उतना ही होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन/mm²। ठीक है, यील्ड पॉइंट भी वही है, यील्ड प्लेट्यू भी वैसा ही है, परफेक्टली प्लास्टिक प्लास्टिसिटी और यील्डिंग। ठीक है, यील्ड पॉइंट के बाद मैंने बताया था प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है, जहां पे जो डिफॉर्मेशन होती है ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका यील्ड यील्ड पॉइंट के बाद का है। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब यूनिट 1.2 हम देख रहे हैं। 1.1 हमने देख लिया, स्टील क्या होता है, स्टील की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, स्टील स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फिर स्टील में आपका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उस पर हमने फटीग पढ़ा, क्रीप पढ़ा, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी पढ़ा हमने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 1.2 डेजिग्नेशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, मतलब स्टील स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डेजिग्नेट कैसे करते हैं, मतलब हाइट क्या होती है, वेब क्या होता है, फ्लैंज क्या होता है, वो सब, और आपका जो आईएस हैंडबुक है उसको यूज कैसे करना है, ठीक है, कोड के साथ साथ। ठीक है, रोल स्टील स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन। अब सर आप बोलोगे सर रोल्ड क्या होता है, रोल्ड कुछ नहीं होता बेटा, ये क्या होता है, आपके स्टील के बहुत बड़े बड़े मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जब वो आपका फर्नेस से निकलता है, एक फर्नेस होता है बेसिकली बहुत ही हॉट, एक अवन समझ लो, एक टाइप का अवन समझ लो। ठीक है, इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो ऑब्वियसली फर्नेस का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो इससे जो मेंबर्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल मेंबर्स निकलते हैं इससे। ठीक है, फिर उनको रोल करा जाता है, ऐसे वो रोल करते हैं, और यहाँ पे आपके पाइप्स होते हैं जहां से इन पे पानी गिर रहा होता है।
ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसे रोल करते हैं और इसमें पानी गिर रहा होता है, तो ये बेसिकली किस लिए होता है? टेम्परेचर कम करने के लिए। तो जो भी स्टील स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे ही रोल करके उनका टेम्परेचर कम करा जाता है और उसके बाद उसका यूज करा जाता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रोल्ड स्टील सेक्शंस। ठीक है। और रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर्स सेक्शंस का एक और खासियत होती है, ये खासियत होती है कि जो पूरा का पूरा मेंबर होता है वो क्या होता है? मोनोलिथिक। क्या होता है? मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने स्लैब और बीम पढ़ा, जब मैंने ये कहा था कि स्लैब और बीम एक ही साथ कास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? जो भी कंपोनेंट है आपके सेक्शन का वो सारा एक ही साथ बन रहा है। ठीक है। तो रोल्ड स्टील सेक्शन का ये खासियत होता है कि जो भी मेंबर्स हैं आपके, वो जो सारे मेंबर्स एक ही साथ पूरे के पूरे बन रहे हैं। ये नहीं कि पहले आपने ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर इन तीनों को जोड़ा। ऐसा नहीं है। रोल्ड सेक्शन में पूरा का पूरा सेक्शन जो होता है वो एक साथ ही कास्ट होता है, एक ही साथ बनता है फैक्ट्री में। तो रोल्ड स्टील सेक्शन में रोल्ड क्यों बोलते हैं इसको और उसकी क्या खासियत है मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इन द डिजाइन प्रोसेस आउटलाइन अर्लियर वन द ऑब्जेक्टिव वाज इट्स द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एंड इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शंस बहुत होंगे, कौन सा इकोनॉमिकल है और बेस्ट है हमारे डिजाइन के लिए वो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो उसके लिए हमें रोल्ड सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। Most often, this selection will entail choosing a standard cross-sectional shape that is easily available rather than requiring fabrication of a shape with unique dimension and properties. देखो, जब हम डिजाइन करते हैं, जैसे कोई लोड आ रहा है ब्रिज पे, तो हम ये नहीं देखते कि इसके लिए हमें कितना विड्थ चाहिए, कितना हाइट चाहिए, ये नहीं देखते हम, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्टील का स्ट्रक्चर हम साइड में बनाएंगे नहीं। आरसीसी का डिजाइन नहीं है, ये स्टील का डिजाइन है। तो हम क्या करेंगे? लोड्स पता है, उसके अकॉर्डिंग कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, कितना शियर आ रहा है, हमें पता है। उसके हिसाब से हम अपना स्टील का जो हैंडबुक है या फिर स्टील का जो कोड है उसको उठाएंगे, उसमें सेक्शंस की जो प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे, उसके हिसाब से अपने डिजाइनिंग के लिए कौन सा सेक्शन सबसे अप्रोप्रिएट है वो हम यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, इसलिए आईएस कोड का यूज और स्टील का जो हैंडबुक है, ठीक है, वो या फिर स्टील टेबल जो है उसको यूज करना, कैसे यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। The largest category of standard shapes include those produced by hot rolling. अब hot rolling क्या है? In the manufacturing process which takes place in a rolling mill, molten steel is taken from the furnace and poured into a continuous casting system where the steel solidifies but is never allowed to cool completely. Solidify हो रहा है but cool करने उसे नहीं दे रहे हैं। The hot steel passes through a series of rollers that squeeze the material into desired cross sectional shape. आपका मोल्टन स्टील निकला फर्नेस से, ठीक है, उसको हमने मोल्ड में प्लेस किया। ठीक है। आपने क्ले से कभी खेले होंगे, क्ले को भी मोल्ड किया होगा आपने कि भाई सर्कल बना दिया उसका, हमने उसको किसी रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो वैसे ही जो मोल्टन स्टील है उसको हम अपने जो हमारा मोल्ड होता है, मोल्ड बेसिकली जो डिजायर्ड शेप है हमारा, उसमें हम पोर करते हैं ताकि वो शेप धारण कर ले। ठीक है। द हॉट स्टील पासेस थ्रू सीरीज ऑफ रोलर्स दैट स्क्वीज द मटेरियल टू डिजायर्ड क्रॉस सेक्शनल शेप। रोलर्स यूज करते हैं उसको डिजायर्ड क्रॉस सेक्शनल शेप देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये देखो कि स्टील बन कैसे रहा है। ठीक है। तो स्टील बन के हमारे पास आ रहा है, बेसिकली स्टील सेक्शंस उनको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये मैंने बस हल्का आपको ओवरव्यू दिया है। Rolling the steel while it is still hot allows to be deformed with no resulting loss in ductility. अगर वो hot है और तभी उसको आप शेप दे रहे हो तो obvious सी बात है उसको शेप देना ज़्यादा आसान होगा जब वो molten state में है, और ductility भी लूज नहीं होगी। During the rolling process, the member increases in length and is cut into standard lengths, which are subsequently cut to the length required for particular structure. Basically आपने बहुत बड़ा एक सेक्शन बनाया और उस सेक्शन को आपने अपने हिसाब से काटा और प्रोड्यूस किया। ठीक है। तो स्टील स्ट्रक्चर कैन बी रोल्ड इनटू वेरियस शेप्स एंड साइजेस, क्योंकि हम मोल्टेन स्टेट में बना रहे हैं उसको, तो ऑब्वियसली बात है वेरियस शेप्स एंड साइजेस देना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो मोल्टेन है। मोल्टेन है तो ऑब्वियसली जो भी हम शेप उसे देंगे वो शेप वो ले लेगा। यूजुअली सेक्शंस हैव लार्जर मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन मॉड्यूलाई ऑफ सेक्शन। अब सेक्शन क्या होता है? सेक्शन मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है? ए इंटू आर। ठीक है। एरिया इंटू एरिया के सेंट्रोइड का डिस्टेंस, कहाँ, किससे? न्यूट्रल एक्सिस से, जो हमने बेसिकली डब्ल्यूएसएम में पढ़ा था। ठीक है। विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, है ना। तो जितना आपका मॉड्यूलर ऑफ सेक्शन ज्यादा होगा उतना ही आपका इनर्शिया ज्यादा होगा।
ठीक है, इनर्शिया क्यों चाहिए हम सबको पता ही है कि जितना ज्यादा इनर्शिया होगा सेक्शन का उतना ही उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। IS Handbook number 1 published by Bureau of Indian Standards provides the dimensions, weight and geometrical properties of various section। मतलब dimension मतलब हाइट बताता है, width बताता है, ठीक है। weight मतलब उसका, अगर आप वेट में लोगे मतलब पर मीटर वेट, कोई समझ लो कि एक मेंबर है, ठीक है। अब ये ऐसे मेंबर होगा बीम का, ठीक है। तो 1 मीटर, अगर 1 मीटर का आप लोगे ये मेंबर तो उसका वेट कितना होगा, वो आप हमको हैंडबुक बताता है केजी पर मीटर में। अब केजी पर मीटर में है तो इसको आप 9.81 इंटू जी, बेसिकली जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डिफॉल्ट बुक है, जो IS हैंडबुक है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने पब्लिश की है, उसमें तो केजी पर मीटर में गिवन होता है। पर जब जो हैंडबुक आप खरीदोगे amazon से या मार्केट से, तो उसमें आपका जो वेट का यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर में भी बहुत जगह पे गिवन होता है। तो अगर क्वेश्चन में केजी पर मीटर है, कन्वर्ट करना जानते हो, न्यूटन पर मीटर है उसको भी कन्वर्ट करना आप जानते हो, ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करके उस तरीके से आपको सेक्शन ढूंढना है और सेक्शन के प्रॉपर्टीज को जानना है, ठीक है। अब ये होता है आपका एक सेक्शन, ये आपका जैसे आई सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये आई सेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर यहां से देखोगे तो बेसिकली एक आई है और उसको उसका लेंथ ऐसे है, ठीक है। ये वो बीम है, ठीक है। अब बीम में ये जो आई सेक्शन होता है इसमें ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लैंज, पतले वाले पार्ट को बोलते हैं वेब, ठीक है। अब इसमें रोल सेक्शन में, एक आई सेक्शन में कौन से मेंबर होते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहला है ISJB, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम्स। ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, सबसे ज्यादा इसको यूज करते हैं हम, ठीक है। फिर ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम्स। ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, ठीक है। एब्रीविएट है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। सबसे ज्यादा हम ISMB को यूज करते हैं, ठीक है। एक ISHB भी होता है, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा होता है वहां पे हम ISHB का भी यूज करते हैं। ISHB बेसिकली आपको कहाँ यूज होता है, कॉलम्स में, क्योंकि एक कॉलम बहुत सारे बीम्स का वेट लेता है अपने ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है कॉलम के ऊपर जो वेट होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम, हम कॉलम्स के लिए यूज करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, बेसिकली ISMB हम बीम्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सेक्शंस हैं, उनके फुल फॉर्म मैंने बता दिए। फ्लैंज वेब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, एंड आई सेक्शन डेजिग्नेटेड बाय ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। जैसे समझ लो कि ये आपका ये पूरा डेप्थ होता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा डेप्थ है, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ है ISMB 300, तो इसका मतलब है ये 300 जो है ये डेप्थ बता रहा है, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ मतलब फ्लैंज का भी थिकनेस आ गया उसमें, वेब का भी हाइट आ गया उसमें, और एक और फ्लैंज का थिकनेस आ गया उसमें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो थिकनेस, पूरा का पूरा हाइट मिला के जो डेप्थ होती है वो होती है ओवरऑल डेप्थ, और यही हम लोग ISMB 300 में डेजिग्नेट करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ISMB, MB का मतलब क्या था, मीडियम वेट बीम, 150 एट द रेट 146.1। तो ये क्या बता रहा है, उसका बेसिकली वेट बता रहा है, ठीक है। और वेट किस में, केजी पर मीटर होगा या फिर न्यूटन पर मीटर होगा। और 150 क्या बता रहा है, ओवरऑल डेप्थ बता रहा है, ओवरऑल डेप्थ बता रहा है। और ISMB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। तो पूरा का पूरा डेजिग्नेशन जो क्या है वो क्या बता रहा है मैंने आपको बता दिया। मींस इज ओवरऑल डेप्थ इज 150 mm, वेट इज 146 न्यूटन पर mm, और 14.9 केजी पर मीटर। आप उसको 9.81 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आपका हैंड बुक में हर सेक्शन का जो डेजिग्नेशन होता है वो ऐसे गिवन होता है हैंड बुक में। तो सेक्शन का डेजिग्नेशन जो क्या है उसमें जो जो टर्म्स है उनका क्या मीनिंग है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यूज ऑफ आई सेक्शन पढ़ तो लिया, अब का यूज क्या है। रोल्ड आई सेक्शन हैज एन एडवांटेज ऑफ हैविंग मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉड्यूलस। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, A × R का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो एरिया है, ठीक है। तो एरिया जित अब आर क्या होता है, आर बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस सेंट्रॉइड का, है कि नहीं। तो अगर जितना एरिया आपका न्यूट्रल एक्सिस से दूर होगा उतना ही ज्यादा आर होगा, और जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा आई होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने आई सेक्शन में देखा जो मेन एरिया है वो न्यूट्रल एक्सिस से काफी दूर है। अगर काफी दूर है इसका मतलब क्या है, आर आपका ज्यादा है। तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर आर आपका अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका ज्यादा होगा। इसलिए आई सेक्शन सबसे ज्यादा यूज्ड स्टील सेक्शन है। आप अगर कहीं भी स्टील स्ट्रक्चर देखोगे
तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप आई सेक्शन ही वहां पर देखो, क्योंकि आई सेक्शन का ये जो एडवांटेज होता है वो बहुत बढ़िया एडवांटेज होता है डिजाइनर के लिए। ठीक है, तो इसलिए कंपैरेटिवली लो वेट, आपको वेट लो चाहिए क्योंकि एरिया आपने ज्यादातर दूर दिया है, और न्यूट्रल एक्सिस के आसपास जो एरिया है वो ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उसका वेट भी कम होता है। देयरफॉर इफेक्टिवली यूज्ड इन बीम्स एंड कॉलम्स, आईएसएलबी, आईएसएमबी, आईएसडब्ल्यूबी, आईएसजेबी आर यूज्ड एज फ्लेक्सुरल मेंबर्स लाइक बीम एंड कॉलम, जनरली आईएसएचबी, मैंने क्या बताया था, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम sections are used because of its higher moment of inertia, gives better compressive load capacity। ISHB का तो moment of inertia होता है वो और भी ज्यादा होता है, इसलिए उसकी better load carrying capacity होती है, और जो कि कॉलम में हमारा लोड ज्यादा आना ही है, इसलिए हम कॉलम में आईएसएचबी सेक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और भी सेक्शन होते हैं, सिर्फ आई सेक्शन नहीं होता है, चैनल सेक्शन भी होता है, सी सेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला पार्ट, जो आई आई का जो ये वाला पार्ट था वो हमने काट दिया है, और सिर्फ ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, सी वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम चैनल सेक्शन। इसमें भी वही आपके कंपोनेंट्स तो वही है, फ्लैंज और वेब, बस आपका आई सेक्शन में ये भी था जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें बस चैनल सेक्शन है। ठीक है, इसको भी कहाँ यूज करते हैं वो भी समझेंगे हम। ठीक है, आई इसमें भी क्या क्या होते हैं, आईएसजेसी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, आईएसएलसी इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल, आईएसएमसी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल। ठीक है, चैनल सेक्शंस आर आल्सो डेजिग्नेटेड बाय द ओवरऑल डेप्थ, इसका भी डेजिग्नेशन सेम ही है आपका, जो ऐसे अगर आईएसएमसी एट द रेट 216.8 न्यूटन पर मीटर गिवन है, 200 का मतलब क्या है, ओवरऑल डेप्थ, इसका मतलब क्या है, उसकी वेट डेंसिटी। ठीक है, अब कहाँ का यूज होता है, रोल चैनल सेक्शंस आर यूज्ड एज बीम्स एंड कॉलम्स एंड फॉर कॉलम जनरली बिल्ट अप सेक्शंस विद द यूज ऑफ लेसिंग और बेटेंस। ठीक है, अब आपको हल्का सा बता दूं, अगर कॉलम में यूज करते हैं चैनल्स का तो कैसे यूज करते हैं, देखो ऐसे हम दो चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उस उनके बीच में हम लेसिंग वगैरह देते हैं, वो क्या होता है हम समझेंगे। ठीक है, मैं बस ये बता दूं कि ये आपको कहाँ दिखेगा, आपको रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज होता है वो बेसिकली स्टील का होता है, उसके जो कॉलम्स होते हैं वो जनरली ऐसे बनते हैं। ठीक है ना, दो चैनल सेक्शंस को मिलाकर उसका कॉलम बनता है। आप बोलोगे सर ये इसके जगह आप तो आई यूज कर लो सीधा, आपने ये क्यों यूज किया। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल क्यों करते हैं वो भी समझेंगे हम लोग। ठीक है ना, उसका भी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, वो बताऊंगा मैं। ठीक है, क्यों ये वाला जो अरेंजमेंट है इससे बेटर है, इससे बेटर है कैसे, वो भी हम समझेंगे जब हम आगे जाके कंप्रेसिव मेंबर्स का चैप्टर करेंगे, उसमें समझेंगे इसको। ठीक है, चलिए। और फिर टी सेक्शन भी होता है। ठीक है, टी सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस थ्योरी है ये। ठीक है, तो उसमें आपका बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स जो होता है उसका फुल फॉर्म्स क्या है आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हैंडबुक में कहाँ गिवन है, पेज 18 में गिवन है। ठीक है, ये आपको मैं जो ऑफिशियल हैंडबुक है उसका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, हैंडबुक को मार्केट से खरीदेंगे उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। ठीक है, टी सेक्शन भी आप उनका ओवरऑल डेप्थ और वेट के हिसाब से ही डेजिग्नेशन का तरीका कोई अलग नहीं है, इसमें भी ओवरऑल डेप्थ और उसके वेट पर यूनिट मीटर से ही ये डेजिग्नेट किए जाते हैं। ठीक है, इनको भी कंप्रेशन और टेंशन मेंबर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये आप और ज्यादा कहाँ पे यूज करते हैं, डोर और विंडोज की फ्रेमिंग के लिए। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज में जो फ्रेम होता है स्टील का, वहां पर हम टी सेक्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप देख रहे हैं आई सेक्शन, चैनल सेक्शन और टी सेक्शन, दोनों के ही अलग, तीनों के ही अलग अलग यूजेस हैं, तो कोई भी ये नहीं है कि कोई किसी को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, चलिए। और एंगल सेक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंगल सेक्शंस। ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं पहले बता दूं, एंगल सेक्शन आपकी पर्लिन्स में यूज होते हैं। पर्लिन्स क्या है हम समझेंगे आगे जाके। ठीक है, एंड बिल्ट अप सेक्शंस, जहां पर हम सेक्शंस बनाते हैं, जहां पर ऐसा होता है कि लोडिंग जो हमारी आ रही है उसके हिसाब से कोई भी प्री फैब्रिकेटेड सेक्शन जो है वो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, और वहां पे हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है पूरा स्टील का, तो वहां पे हम एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इक्वल एंगल सेक्शन को हम आईएसए से डिनोट करते हैं, आईएसए इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, आप अगर अपना हैंडबुक खोलेंगे स्टील का या फिर स्टील टेबल खोलेंगे तो उसमें उसको आईएसए बोलते हैं, आईएसए का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, वेरिन। ठीक है, अब एंगल सेक्शंस के दो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इक्वल एंगल, एक होता है अनइक्वल। इक्वल में क्या होता है, वेर बोथ द लेग्स ऑफ द एंगल ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब ये आपके लेग्स हैं बेसिकली, तो अगर ये लेग्स सेम लेंथ के हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल एंगल सेक्शन। बट अगर वो लेग्स सेम लेंथ के नहीं है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, वो सेम लेंथ के नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं अनइक्वल एंगल। ठीक है, इनका डेजिग्नेशन हल्का सा अलग है,
का डेजिग्नेशन है। एंड एंगल इज डेजिग्नेटेड बाय द लेंथ ऑफ इट्स लेग एंड देयर थिकनेस, मतलब ISA 100 क्रॉस 6, इसका लेंथ है 100, इसका लेंथ है 100, और जो थिकनेस है वो है 6। ठीक है, तो ऐसे हम एंगल सेक्शन का डेजिग्नेशन करते हैं। मींस बोथ द लेग्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ 100 mm, मतलब इक्वल एंगल सेक्शन है, एंड थिकनेस ऑफ बोथ द लेग्स इज 6 mm। ठीक है, मतलब लेग्स का लेंथ जो है वो 100 mm है, और जो थिकनेस है वो 6 mm है। ठीक है, ISA 125 क्रॉस 75 क्रॉस 6 मतलब क्या है, मींस लॉन्गर लेग इज 125, शॉर्टर लेग इज 75। ऑब्वियसली बात है, लेंथ अलग अलग है तो ये अनइक्वल एंगल सेक्शन है, एंड थिकनेस ऑफ बोथ लेग इज 6 mm। ठीक है, अब कहाँ का यूज करते हैं, रोल्ड एंगल सेक्शन यूजिंग कंप्रेशन मेंबर्स, टेंशन मेंबर्स, कंपोनेंट्स ऑफ बिल्ट अप मेंबर्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेटअप्स बहुत जगह यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो जब यूज करेंगे हम तब आप समझ पाएंगे कैसे इसका डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस आपको ये समझना जरूरी है कि किस टाइप के स्टील सेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ अलग सेक्शंस है। ठीक है, ट्यूबुलर, रोल्ड स्टील प्लेट्स, रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स, रोल्ड स्टील फ्लैट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके यूज होगा हमारा। ठीक है, तो ये और भी, ये बहुत ज्यादा आप यूज नहीं देखेंगे इनका, पर जहां पर भी देखेंगे उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा डिजाइनिंग कैसे होती है। तो ये आपके मिस कुछ अदर कॉमनली यूज स्टील सेक्शंस है। ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आई सेक्शन, सी सेक्शन, टी सेक्शन एंड एंगल सेक्शन। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ICTL। ठीक है, यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर हम कुछ यूज करते हैं तो ये आपके टाइप्स ऑफ सेक्शन जो हम यूज करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये चार, ये पांच जो भी है। ICTL जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन एंड एल सेक्शन। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब क्या किस तरीके के लोड्स आते हैं आपके। ठीक है, ये यूनिट 1 का लास्ट पार्ट है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, यूनिट 1 खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, तो किस टाइप के लोड्स आपके स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है, लाइव लोड आता है, डेड लोड आता है, अर्थक्वेक लोड आता है, विंड लोड आता है, स्नो लोड आता है, बहुत सारे लोड प्रकार के लोड्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हम उनके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, वो सब समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, For the safe design of structure, it is important to have knowledge of various types of loads, natural and man-made। Man-made क्या होगा, बेसिकली जो हम चल रहे हैं उसके ऊपर, वो man-made होगा। नेचुरल क्या होगा, अर्थक्वेक लोड होगा, विंड लोड होगा, स्नो लोड होगा, वो सब। और उनके वर्स्ट कॉम्बिनेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हम लोड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल वहां भी करते थे जब हम डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन यूज करते थे डिजाइनिंग के लिए RCC में। तो वैसे ही डिजाइनिंग के लिए हम यहाँ भी यूज करेंगे कुछ कॉम्बिनेशन उनके। ठीक है, तो उसके एंटायर लाइफ में जो भी लोड्स उस पे आएंगे, उन लोड्स का एक एस्टिमेट करके उसके हिसाब से डिजाइनिंग करना, उसके लिए लोड कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लोड्स कौन से लोड्स के टाइप होते हैं। ठीक है, according to IS 800 2007, the purpose of designing any element, member or a structure, the following loads and their effects shall be taken into account when applicable with partial safety factor। ठीक है, डेड लोड्स। ठीक है, इम्पोज लोड में क्या क्या आएगा, लाइव लोड आएगा, क्रेन लोड आएगा, स्नो लोड आएगा, डस्ट लोड, वेव लोड, अर्थ प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, विंड लोड्स आएगा, अर्थक्वेक लोड आएगा, इरेक्शन लोड, ये सब क्या होता है समझेंगे हम आगे जाके। एक्सीडेंटल लोड, मतलब देखो अगर स्टील का ब्रिज है तो उस पर ट्रेन चलेंगी, उस पर गाड़ियाँ चलेंगी, तो उनके इम्पैक्ट में जो लोड्स आएगा उनको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल लोड्स। ठीक है, फिर सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस। आपको ऑलरेडी पता है स्टील है, टेम्परेचर के हिसाब से स्टील का लेंथ बढ़ेगा या घटेगा, उसके हिसाब से भी कुछ स्ट्रेसेस आएंगे, तो उनके लिए भी डिजाइन करना। ठीक है, कनेक्शन डिजाइन करना। कनेक्शंस जो बेसिकली क्या होते हैं मैंने बताया, जैसे बीम और कॉलम का कनेक्शन है, उसमें हम बोल्ट से रिवेट्स यूज करेंगे, उनमें भी आपका सेकेंडरी इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो उसके लिए भी डिजाइन करना। तो ये सब जो बेसिकली लोड्स हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टील के डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, चलिए। रेलेवेंट कोड्स, अब कोड्स कौन से आप सबको पता ही है। ठीक है, विंड लोड्स बेसिकली IS 875 है, जिसमें आपके सारे लोड्स हैं सिवाय अर्थक्वेक लोड के। अर्थक्वेक लोड आपका IS 1893 पार्ट 1 में है। ठीक है, और इरेक्शन एंड टेम्परेचर इफेक्ट्स के लिए आपका IS 800 2007 में पेज नंबर 16 में एक्सप्लेन्ड है कि टेम्परेचर इफेक्ट्स के हिसाब से एंड इरेक्शन मतलब बेसिकली जब आप लोड खड़ा कर रहे हो उस पे, जैसे कॉलम है, कॉलम के ऊपर आप बीम खड़ा कर रहे हो। ठीक है, बीम बना रहे हो कॉलम के ऊपर, तो बीम का जो वेट आएगा उस पे जब आप उसको इरेक्ट कर रहे हो, मतलब बेसिकली इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉलेशन के वक्त जो लोड्स आएंगे कॉलम्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इरेक्शन लोड्स। ठीक है,
तो imposed load arising from equipment such as cranes and machines should be assumed in design as per manufacturer suppliers data। ठीक है, तो IS 875 जो है उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक है, आपको पता है। तो हर पार्ट में कौन से लोड्स हैं आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आज से भी समझाया था। ठीक है, अर्थक्वेक लोड के लिए IS 1893 है ही। ये आपके कोड्स हैं, बेसिकली जो लोड्स हैं वो तो आपके क्वेश्चंस में गिवन ही रहेगा। ठीक है, बट मैं आपको एज अ डिजाइनर, एज अ सिविल इंजीनियर पता होना चाहिए कौन से कोड में कौन से लोड्स होते हैं। ठीक है, फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी विल डिजाइन फॉर डेड लोड एंड इम्पोज लोड। डेड लोड एंड लाइव लोड बेसिकली हम लेते हैं, और सब लोड्स अगर क्वेश्चन में हुआ तो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अप्रोप्रिएट फैक्टर सेफ्टीज के साथ। ठीक है, चलिए। उसके बाद डेड लोड, आपको पता ही है क्या होता है डेड लोड। बेसिकली आपका जो बिल्डिंग मटेरियल, जो भी स्टील यूज कर रहे हो, उसका डेड लोड जो है वो होता है। ठीक है, लाइव लोड इम्पोज्ड लोड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर बी टेकन एज रिकमेंडेड बाय IS 875 पार्ट 2। ठीक है, imposed load arising from equipment such as cranes and machines shall be assumed in design as per manufacturer suppliers data। बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पे मशीन इंस्टॉल कर रहे हो आप, या फिर कोई क्रेन इंस्टॉल कर रहे हो, तो उस मशीन का डेड लोड जो है वो कितना डेड लोड स्ट्रक्चर पे देगा, वो सब बेसिकली आपको जो जिसमें मैन्युफैक्चरर ने उसको डिजाइन किया है या मैन्युफैक्चर किया है वो आपको बताएगा ही। ठीक है, स्नो लोड शैल बी टेकन एज पर IS 875। ठीक है, अब इसमें ये टेबल है, बेसिकली ये बता रहा है कि अगर फ्लोज ज्यादा होंगे, तो परसेंटेज रिडक्शन इन टोटल लाइव लोड ऑन ऑल फ्लोज अबव द मेंबर अंडर कंसिडरेशन। मतलब बेसिकली देखो यार, कोई बिल्डिंग है उसमें 20 फ्लोर है, तो ऑब्वियसली बात है जो ऊपर के फ्लोर्स होंगे, जैसे 19 या 10वें फ्लोर के बाद जो फ्लोर्स होंगे, उसमें इतना लाइव लोड नहीं होगा, इतने बंदे नहीं जाएंगे उस फ्लोर तक। ज्यादातर बंदे फर्स्ट तक, सेकंड तक, थर्ड तक, फोर्थ तक ऐसे ही जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है लाइव लोड आपका फ्लोर्स के बढ़ने के साथ साथ कम होता रहेगा। तो कितना कम होता रहेगा वो तो पता नहीं हमें, बट एक अप्रोक्सीमेट है कि ऐसे इतना कम होता रहेगा। मतलब अगर 10वें माले के बाद आप ऊपर जाओगे तो उसमें लाइव लोड जो होगा 50% कम होगा उसमें। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं, ये टेबल पर आपको यही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, चलिए। अब विंड लोड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विंड लोड बेसिकली आपका डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। विंड का जो स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और विंड का जो स्पीड है, ये नहीं है कि विंड का स्पीड हर जगह सेम है और हर स्ट्रक्चर के लिए सेम है। ऐसा नहीं है दिल्ली में कोई छोटा सा घर है आपका, ठीक है, और एक बहुत लंबी बिल्डिंग है, ठीक है, दोनों ही दिल्ली में, तो जरूरी नहीं है कि दोनों में जो विंड लोड हो वो सेम हो। आप में से कोई बता सकता है कि किसमें विंड लोड ज्यादा होगा? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, इन दोनों में से किसमें विंड बड़ी लोड वाली ज्यादा होगा? बिल्डिंग में सर। किसने कुछ बोला? बड़ी वाली बिल्डिंग में सर। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसलिए हाइट, ठीक है, उसका एरिया कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसके हिसाब से जो है उस पे विंड स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, और विंड स्पीड बढ़ेगा घटेगा उसी हिसाब से आपका विंड लोड बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, ऑल एक्सपोज स्ट्रक्चर इज रिस्पेक्टिव ऑफ देयर हाइट अफेक्टेड बाय विंड फोर्स। ऑब्वियसली बात है कितना भी हाइट हो, विंड का फोर्स तो लगेगा ही। एज विंड फ्लोज अगेंस्ट स्ट्रक्चर इज सरफेस एक्सपीरियंस इफेक्ट ऑफ विंड फोर्स। ठीक है, जो भी सरफेस है उस पर विंड फोर्स का इफेक्ट होता है। द विंड प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी हाइट ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, शेप एंड हाइट ऑफ स्ट्रक्चर। टोपोग्राफी मतलब बेसिकली हिली एरिया में है, प्लेन एरिया में है, कहाँ पर है। देखो हिली एरिया में होगा तो ऑब्वियसली बात है विंड तो बहुत ज्यादा होगा, पर हो सकता है कि उस बिल्डिंग के आसपास हिल्स हो, तो क्या पता विंड इतना ना पहुंचे। बट अगर प्लेन एरिया है, कोई पेड़ नहीं है, कुछ कोई पहाड़ नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है उस पर विंड ज्यादा अच्छे से इफेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला आ जाता है वी जेड होता है डिजाइन विंड स्पीड इज इक्वल टू वीबी। वीबी क्या है आपका? वीबी बेसिकली आपका है बेसिक मैक्सिमम विंड स्पीड, जो भी उस एरिया में मैक्सिमम विंड स्पीड है, विंड का जो स्पीड है वो है वीबी। और उसको हम 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, K1, K2, K3। इसको याद करने का तरीका है RST। आर का मतलब होता है रिस्क कोएफिशिएंट, एस का मतलब होता है शेप फैक्टर या साइज फैक्टर बोल दो इसको, एंड टी का मतलब होता है टोपोग्राफी फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर कैसे आते हैं उसको समझना इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में कोड देखकर निकालना पड़ेगा। अगर पेपर में आएगा तो ये सब कोएफिशिएंट आपको गिवन रहेंगे। ठीक है, बट ये एक पेपर पर ये किस कोड से आते हैं और क्या क्या इनके कंडीशंस हैं और इनकी वैल्यू कब कब कितनी होती है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द बेसिक विंड स्पीड फॉर एनी साइड में ऑब्टेन फ्रॉम द विंड मैप ऑफ इंडिया। आपका IS 875 पार्ट 3 में पेज 8 में एक विंड मैप है।
बेसिकली उसमें ये बताया गया है कि जो वीबी की वैल्यू है, जो वीबी की वैल्यू है, वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों के लिए कितनी है, ठीक है। एंड इज मॉडिफाइड टू इंक्लूड रिस्क लेवल, टेरेन रफनेस, हाइट, साइज ऑफ स्ट्रक्चर, लोकल टोपोग्राफी टू गेट द डिजाइन विंड स्पीड, ठीक है। जो भी आपके मॉडिफिकेशन फैक्टर्स है, रिस्क कोएफिशिएंट हो गया, साइज फैक्टर हो गया, टोपोग्राफी फैक्टर हो गया, उन सबको हम लोग इनकॉर्पोरेट करके डिजाइन विंड स्पीड तक पहुंचते हैं, बेसिक विंड स्पीड डिजाइन विंड स्पीड तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे K1 का, ठीक है, रिस्क कोएफिशिएंट ऑफ सच डिफरेंट विंड स्पीड्स, ठीक है, K1 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बिल्डिंग टाइप और उसके डिजाइन लाइफ के हिसाब से आपका रिस्क कोएफिशिएंट जो होता है, रिस्क कोएफिशिएंट बेसिकली K1 जो रिस्क कोएफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू किस चीज में डिपेंड करती है वो पता होना चाहिए आपको। बेसिकली क्लास ऑफ स्ट्रक्चर मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसकी डिजाइन लाइफ कितनी है, ठीक है। और उसके बाद फैक्टर फॉर बेसिक विंड स्पीड, उसके बाद विंड स्पीड कितनी है, ठीक है। विंड स्पीड आपकी आ जाएगी कोड से, और ये आप क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो इन तीनों फैक्टर्स को यूज करने के बाद आप के वन तक पहुंचोगे, ठीक है। तो ये हो गया कि के वन तक कैसे पहुंचना है हमको, ठीक है। द डिजाइन विंड स्पीड अप टू 10 mm हाइट फ्रॉम मीन ग्राउंड लेवल कंसिडर्ड कांस्टेंट, मतलब 10 मीटर हाइट तक हम कांस्टेंट विंड स्पीड मानते हैं। मतलब अगर ग्राउंड फ्लोर पे विंड स्पीड आपका 41 है, तो 10 मीटर तक हम उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। बस ये गिवन है, ठीक है। रिस्क कोएफिशिएंट सिंस द सजेस्टेड लाइफ ऑफ बिल्डिंग सच एज 50 इयर्स, अगर 50 इयर्स है, अ बेसिक विंड स्पीड हैविंग अ मीन रिटर्न पीरियड 50 इयर्स इज कंसीडर्ड, ठीक है। मतलब ऐसा कोई विंड स्पीड, समझ लो कि आपका आज दिल्ली में 30 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड है, बहुत ज्यादा है वो, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही सिचुएशन फिर से होने के चांसेस बहुत कम है। अगर दिल्ली में समझ लो ठंडियों में बाढ़ आ गई, ठीक है, अगर ठंडी में बाढ़ आ रही है, ये बहुत नॉर्मल बात नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, ये फिर से बाढ़ आना के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए जितना ज्यादा आप विंड स्पीड लोगे, उतना ही उसका फिर से रिपीट होना, मतलब रिटर्न पीरियड, उसको रिटर्न पीरियड बोलते हैं, उसका रिटर्न पीरियड उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। बस ये है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ज्यादा ईयर के लिए डिजाइन करोगे, अगर ज्यादा ईयर के लिए डिजाइन करोगे तो कोएफिशिएंट भी आपका ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 100 साल बाद विंड स्पीड का बढ़ना ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो देख रहे हो जैसे डिजाइन लाइफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे के वन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद के टू आपका जो आपका बिल्डिंग है, बेसिकली के टू क्या है, वो है स्ट्रक्चरल साइज फैक्टर। साइज फैक्टर, शेप फैक्टर, हाइट फैक्टर, टेरेन फैक्टर, कुछ भी बोलो उसको आप, ठीक है। तो बेसिकली उसके टाइप और उसके हाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कहाँ पर है वो और कितनी उसकी हाइट है। तो उसके हिसाब से आपका के टू आएगा, ठीक है। तो ये आपका टेबल 2 है, ठीक है। टेबल 1 में के वन था, टेबल 2 में के टू है। तो कैटेगरी और उसके हाइट के हिसाब से कैटेगरी ए बी सी, ये आपके ए बी सी, ठीक है। ए बी सी कैटेगरीज जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम डायमेंशन जिसकी लेस देन 20 मीटर, मैक्सिमम डायमेंशन कौन सी होगी, हाइट ही होगी ना। तो हाइट के हिसाब से है ये कैटेगरीज, ठीक है। तो उन कैटेगरीज के हिसाब से आपके डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के हिसाब से कैसे के टू वेरी करता है, वो है ये, ठीक है। चलिए, तो ये आप हमने देख लिया के टू, ठीक है। फिर के थ्री क्या है, के थ्री बेसिकली टोपोग्राफी फैक्टर है, मतलब वहाँ पे हिल्स हैं, या वो दिल्ली की तरह है या शिमला है, दिल्ली है कि शिमला है कि राजस्थान है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके के थ्री के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कोड से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, के वन के टू के थ्री तीनों आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बट के वन के टू के थ्री क्या है, कहाँ से आते हैं और क्या कंडीशंस हैं इनके, वो समझना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आपका बेसिकली अर्थक्वेक लोड आता है, ठीक है। अब अर्थक्वेक लोड क्या है, देखो नॉर्मल लोड तो पता है आपको, पर अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग के अंदर वाइब्रेशंस होंगी। अगर वाइब्रेशंस होगा तो ऑब्वियसली बात है अलग टाइप के लोड्स आएंगे। उस वाइब्रेशन से वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी होगा, तो ऑब्वियसली बात है लोड्स बढ़ेंगे स्ट्रक्चर में। अगर लोड्स बढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो उससे लोड में ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ हानि होनी ही है, ठीक है। अर्थ कॉजेज द ग्राउंड बीनीथ एंड अराउंड द स्ट्रक्चर टू शेक वायलेंटली, शेक होता है, अनप्रेडिक्टेबल विच एक्सर्ट्स वेरियस फोर्सेस ऑन द बिल्डिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ऑब्वियसली बात है अगर शेकिंग होगी तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ से आया, अर्थक्वेक से, और मास कहाँ से आया, बिल्डिंग का डेड लोड जो है,
तो डेड लोड और अर्थक्वेक दोनों मिला के एक फोर्स बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम अर्थक्वेक लोड। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेड लोड उतना ही ज्यादा उस पर इफेक्ट होगा अर्थक्वेक का। इसलिए आपने देखा होगा जापान में आपका अर्थक्वेक बहुत आता है। जापान में अर्थक्वेक बहुत आता है इसलिए वहां पे ना वुडन बिल्डिंग्स बनाते हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्योंकि वुड का जो डेंसिटी होती है, वुड का जो वेट होता है बहुत कम होता है। तो अगर डेड लोड कम है तो अर्थक्वेक लोड भी कम आएगा। अर्थक्वेक लोड अगर कम आएगा तो स्ट्रक्चर का कोलैप्स होना, स्ट्रक्चर के गिरने का चांसेस कम होगा। ठीक है, बिल्डिंग ऑसिलेट, ऑब्वियसली बात है वाइब्रेशन होगा तो ऑसिलेशन भी होगा ड्यूरिंग अर्थक्वेक शेकिंग। दिस ऑसिलेशन कॉजेस इनर्शिया फोर्स टू बी इंड्यूस। इनर्शिया फोर्स बेसिकली किसकी वजह से? डेड लोड की वजह से। डेड लोड इनटू एक्सेलरेशन, जो फोर्स हो रही है इज इक्वल टू एफ, इज इक्वल हम इनर्शिया लोड बोल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का जो डेड लोड की वजह से, डेड लोड और अर्थक्वेक की वजह से एक्सेलरेशन, दोनों के पार्टनरशिप से जो लोड बनता है उसको इनर्शिया फोर्स बोलते हैं। यही इनर्शिया फोर्स बेसिकली आपका अर्थक्वेक लोड पैदा करता है। ठीक है, buildings such are generally designed for vertical forces with adequate factor of safety and hence incremented value of vertical forces caused due to seismic action are dealt with। ऑब्वियसली बात है, हमने तो वर्टिकल लोडिंग के लिए सारा फैक्टर सेफ्टी यूज किया, 1.5 यूज किया, कहीं 2 भी यूज किया, कहीं 1.2 यूज किया। तो ऑब्वियसली बात है अर्थक्वेक के वाइब्रेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा वर्टिकल लोड आएगा वो तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है बिल्डिंग को। पर दिक्कत किस चीज से है? हॉरिजॉन्टल और लेटरल फोर्सेस, है ना, मैंने क्या बताया, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लोड के डिजाइन नहीं करते हैं हम बिल्डिंग को, है ना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सबसे सबसे ज्यादा जो आपको बिल्डिंग को इफेक्ट करता है वो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। अर्थक्वेक की वजह से जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है वही सबसे ज्यादा बिल्डिंग को इफेक्ट करता है, which causes horizontal deflection and shear are of primary concern when dealing with seismic forces। ठीक है, seismic forces unlike wind forces does not only cause consistent horizontal pressure on structure but also generate displacement within the frame of structure making it more complex। ऑब्वियसली बात है, ऊपर से भी आ रहा है एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी स्ट्रक्चर के अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है उसकी वजह से एडिशनल स्ट्रेसेस आएगा। ठीक है, तो इसलिए अर्थक्वेक लोड को, अर्थक्वेक लोडिंग का जो डिजाइनिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब आगे जाकर बीटेक एमटेक भी करेंगे तो वहां पे अर्थक्वेक के लिए एक अलग से पूरा का पूरा एक फील्ड होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक लोडिंग के लिए ही डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए अर्थक्वेक लोड को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एस 1893, इसलिए इसके लिए अलग ही कोड है आपका, आई एस 1893 2002 पार्ट 1। ठीक है, तो इसमें आपका एक तरीका है अर्थक्वेक लोडिंग डिजाइन करने का, आपको पढ़ना नहीं है, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे दिया हल्का सा। ठीक है, एक हल्का सा आपको ओवरव्यू दे दिया है ताकि आप समझ पाए। ठीक है, तुषार जी, तुषार जी, मैं नवीन बोल रहा हूँ। हाँ यस सर, मेरे को 5-10 मिनट देने दोगे बोलने के लिए जरा? यस सर बिल्कुल सर, क्लास तो ऑलमोस्ट ओवर है सर। अच्छा, ठीक है, शुरू कर दूं? यस सर। ओके, आवाज आ रही है बाकी बच्चों को? ओके, यस सर, हेलो आ रही है। स्टूडेंट्स, मैं नवीन बोल रहा हूँ। ओके, एचओडी सिविल। आपसे जो मेरा बातचीत करने का जो मेन मकसद है वो है प्रोजेक्ट वर्क। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट करना है एक। ओके, तो आपके जैसे पहले तो होता है प्रोजेक्ट में ग्रुप बनाने हैं। तो ग्रुप बनाने का जो मेन पर्पस है, फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट चूज करना, ये दो काम करने हैं आपको विद इन 2-3 डेज। तो ग्रुप कैसे बनाने हैं वो मैं बता देता हूँ। ओके, जिसका रोल नंबर 1 है, 1, 11, 21, 31, मतलब जिसका सिंगल डिजिट आता है, वो सारे एक ही ग्रुप में रहेंगे। ओके, 1, 11, 21, 31, 41, ओके, चाहे वो एज पर बोर्ड रोल नंबर। तो करीबन करीबन हम 120 बच्चे हैं। 120 में से मतलब एक 12 का एक ग्रुप बन जाएगा जिनका डिजिट, सिंगल डिजिट लास्ट डिजिट 1 होगा। सिमिलरली जो जिसका लास्ट डिजिट 2 होगा वो ग्रुप नंबर 2। और एक ग्रुप नंबर 0 होगा 10, 20, 30, 40, 50 वाला। ओके, ऐसे हमारे टोटल 10 ग्रुप्स बन जाएंगे। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप सब अपने हिसाब से आप ग्रुप बना लीजिए, आपस में एक बारी बातचीत करके एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई ग्रुप बनाने में जिसको प्रॉब्लम्स होंगी तो ग्रुप चेंज नहीं होगा। पहली बात तो ये दिमाग में डाल दीजिए कि अगर आप कोई, मेरा दोस्त ग्रुप दूसरे ग्रुप में है, मैं तीसरे ग्रुप में हूँ, द ग्रुप विल नॉट बी चेंज। आप जिस ग्रुप में हैं उसी में रहेंगे। ओके, जिस ग्रुप में आप उसी में रहेंगे, तो आपको ग्रुप चेंज नहीं कर सकते। और आपको आपस में मिलके ही ग्रुप डिसाइड करना होगा, राइट? कोई इसमें पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। यस सर। सर
मॉर्निंग और इवनिंग का जैसे अलग है सर, हमारे में 78 बच्चे हैं, तो 7 ही बच्चे हुए हाँ ना तो एक कोई ग्रुप बात में। नहीं। नहीं, 71 वन वाला ना 7 और 71 उनका उनका एक ऐड हो जाएगा ना, 1 11 21 उनका भी दो रोल नंबर है, 201 203 ऐसे करके। अच्छा सर, एक ग्रुप में मॉर्निंग और इवनिंग के दोनों बच्चे ऐड होंगे? हाँ हाँ ओके सर। हाँ हाँ, 12 बच्चे होंगे टोटल। ओके सर हेलो। ओके। हाँ हाँ जी। सर ये सर लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स का कैसे ग्रुप बनेगा? उनका बोर्ड रोल नंबर भी 1 2 3 4 होगा, या तो लेटर एंट्री वाले अलग बना सकते हैं। ओके, अपना अलग ग्रुप बना सकते हैं लेटर एंट्री वाले चाहे तो। ओ, ओके सर ओके। लेटर एंट्री वाले चाहे तो अपना अपना दोनों मॉर्निंग इवनिंग के दोनों मिला के अपना अलग ग्रुप बना सकते हैं लेटर एंट्री वाले। ओके सर। और तो स्किल अगर सर? ऐड होना दूसरे ग्रुप में तो 1 2 3 4 के हिसाब से ही ऐड होगे। सर प्रोजेक्ट ठीक किस टाइप का होना चाहिए सर? है। इस टॉपिक प्रोजेक्ट किस टाइप का होना चाहिए? ओके, प्रोजेक्ट होना चाहिए जैसे रिलेटेड टू सिविल वर्क्स करने को, तो उसमें एक एस्टिमेट जरूर होना चाहिए प्रोजेक्ट में। एक एस्टिमेट जरूर होना चाहिए। और दूसरी है कि अ, आप लोगों को ड्राइंग्स होनी चाहिए, एस्टिमेट होना चाहिए, उसका शेड्यूल होना चाहिए, बारबेडिंग शेड्यूल होना चाहिए। दैट वो मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में। बेसिकली जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग लेते हैं। ओके, सबसे सिंपल प्रोजेक्ट होता है बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग में एस्टिमेट पूरा होना चाहिए। ओके, उसका आपको सारी क्वांटिटीज निकालनी है, उसकी प्रिलिमिनरी ड्राइंग्स बनानी है। जितना कर सको करो, करने के लिए तो बहुत कुछ है। तो जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। मैं बीच बीच में क्लास भी लेता रहूंगा, वीकली एक बारी। ओके, तो आप लोगों को बाकी सारे टीचर्स अवेलेबल है प्रोजेक्ट के लिए, आप किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। नीलम मैडम से कर सकते हैं, गुरमनदीप कौर मैडम से कर सकते हैं, और मनोज सर से, आरवी सिंह सर से। ओके, इनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, तुषार से, बाकी लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, सारे अवेलेबल हैं। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको प्रोजेक्ट डिसाइड करने में आप बहुत टाइम लेते हैं, और जितनी जल्दी आप प्रोजेक्ट डिसाइड करेंगे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड है। ओके, क्लासरूम में ऑटो कैड वाला क्लासरूम जो था, ओके उसी में आप, उसमें वो ऑलरेडी आप उसमें है, उसको आप प्रोजेक्ट का मान के उस पर शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अभी शुरुआत है। ओके, पहले ग्रुप्स में आपस में भेज देख लीजिए। आप ये समझ गए ना ग्रुप कैसे बनना है? सिंगल फॉर लास्ट डिजिट अगर यूनिट है तो 1 है, तो ग्रुप नंबर 1। लास्ट डिजिट अगर 2 है तो ग्रुप नंबर 2, लाइक दैट। ओके सर। सर ठीक एक है। चीज और थी सर। हाँ बोलो। सर कब से स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट को सर? लास्ट डेट अभी क्या से है सर? अभी से आज से स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करना है। और लास्ट डेट ओके, सर सबमिट के? लास्ट डेट वो सबमिट की जो होता है, वो जो जो लास्ट सेमेस्टर एंड होगा उससे हफ्ता ओके। पहले। ओके सर, ओके, थैंक बीच हफ्ता 10 दिन पहले। यू। ओके। ओके, और कुछ पूछना है? ओके, सर ये सर रोल नंबर 39 है तो उसका ग्रुप कैसे बनेगा? ग्रुप 9 30 उसमें होंगे। 9 19 29 39 49 59 ओके ये रोल नंबर, ग्रुप नंबर 9। बिल्कुल बिल्कुल सर। एनीथिंग एल्स? किसी ने कुछ सर पूछना है? हाँ ये सर, सर प्रोजेक्ट फाइल जो हमारी होगी वो एक ही होगी सबकी? हाँ, पूरे ग्रुप की एक ही होगी प्रोजेक्ट फाइल। ओके, बाकी कॉपी हर एक को रखनी है। देखिए इसका प्रोजेक्ट का फायदा क्या है, मैं आपको एक बहुत जेन्युइन फायदा बताता हूँ। मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट किया कोई भी। ओके, उसके बाद जब आप इंटरव्यू लेने देने जाते हैं, ओके यू कैन शो योर प्रोजेक्ट। ये यहाँ नंबर तो मिलते ही हैं। ओके, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वो सबसे पहला पूछता बंदा तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। तो उसका जवाब देना, फ्रेशर तो हो लेकिन नो डाउट आप अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है प्रोजेक्ट का। तो आपको जॉब ओके लेने में बहुत आसानी होती है। ओके सर। और बताइए। देखिए प्रोजेक्ट अच्छा बनाइए। प्रोजेक्ट में ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट रहेगी आप पे। घर बैठ के कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब उसमें बेसिकली अगर यूज देखें, उसमें ऑटो कैड का यूज हो जाएगा, MS वर्ड का यूज हो जाएगा, एक्सेल जो मैं आपको बार बार ही कहता हूँ, एक्सेल जरूर सीखिए, एक्सेल का यूज होगा इसमें। ओके, अगर आपको प्राइमा वेरा या MS प्रोजेक्ट भी अगर आप सीख लेते हैं, उसका थोड़ा ये सीखने के लिए 1 2 घंटे ही चाहिए, ज्यादा ज्यादा चीज नहीं चाहिए। और अगर उसका भी यूज करते हैं किसी तरीके से, ओके, जो भी नॉलेज आपके पास है उसका, इसको इनपुट चाहिए, उसको आपको यूज करना है किसी भी तरीके से। जो भी नॉलेज है, चाहे आपको किसी भी चीज की नॉलेज है, दैट नॉलेज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है कि आपको जो आता है
उसको प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे, प्रैक्टिकली उसको कैसे रिलेट करेंगे। ओके, जो भी कुछ आता है आपको, चाहे वो स्किल है चाहे वो नॉलेज है, वो सब चीजें आप प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। और हर स्किल और नॉलेज, ओके, इसमें यूज होती है। इवन अगर कंक्रीट की नॉलेज देखे, अगर आपको लैब्स के बारे में नॉलेज है, तो यू कैन ऐड इनटू इट कि मैंने ये प्रैक्टिकल्स किए, ओके, या कर रहा हूँ या करूंगा। ये बिल्डिंग में, हर एक बिल्डिंग में सेम चीज लगती है, तो यू डू दैट आल्सो। ओके सर। चलिए फिर तो आप लोग मेरे ख्याल समझ गए हैं आपको फील्ड आपका प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही बढ़िया है। देखिए आप डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट ये साइट पे हो कैसे रहा है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रोजेक्ट वर्क के लिए साइट्स विजिट कीजिए, साइट्स में देखिए कैसे एक आरसीसी का या फिर स्टील का स्ट्रक्चर बनता है, कैसे वहाँ पे आपका ड्राइंग्स यूज़ होते हैं, ड्राइंग्स बनते कैसे हैं, उसके लिए ऑटोकैड कैसे यूज़ हो रहा है, तो वो सब आपका देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के ओके एग्जांपल सर। अगर लेने हो तो कोई वेबसाइट है जिसपे प्रोजेक्ट बने हुए कोई मिल जाए वैसा, देखो एग्जांपल वैसे के तो तौर पे? वेबसाइट बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, मेरे को पता है आप में से बहुत तो वहाँ से लेंगे भी वेबसाइट से, ठीक है। तो आप गूगल कीजिए, आपको मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। बाकी मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप सिर्फ उसको एज ए रेफरेंस लीजिए, उसको सबमिट मत कर दीजिएगा, हाँ सर, रेफरेंस चाहिए। ठीक है। तो वहाँ से रेफरेंस मिल जाएगा आपको, ठीक है। सर हम चलिए, क्या क्या यूज मतलब प्रोजेक्ट में क्या क्या ले सकते हैं? बिल्डिंग हो गई और आप आपको आपकी मर्जी है यार, बिल्डिंग कुछ भी बना सकते हो यार, बिल्डिंग हाईवे जो कुछ भी बनता है सिविल इंजीनियर तो बनाता है उसको। तो उसमें पूछने की क्या बात है, आपका बिल्डिंग हो सकता है, हाईवे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है। समझ। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं हम, है ना, हाँ, बेसिकली। ठीक है। चलिए, तो हमने लाइव लोड देख लिया, डेड लोड देख लिया, विंड लोड देख लिया, अर्थक्वेक लोड देख लिया, ठीक है। बेसिकली तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एंड स्टील के लिए विंड लोड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके तीन लोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक लोड क्या होता है, कैसे वो स्ट्रक्चर पे हानि लाता है, वो भी समझा दिया आपको। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना अर्थक्वेक लोड के लिए। आगे जाके बीटेक एमटेक अगर आप करेंगे तो उसमें आपको अर्थक्वेक लोडिंग के लिए बीटेक में भी कुछ नहीं है। आप बेसिकली जब अगर एमटेक करेंगे तो उसमें आपका अर्थक्वेक का बहुत यूज़ आ जाता है डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। चलिए, अब ये लास्ट पार्ट है, सेक्शन। आप ये दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये बेसिकली बीम्स है, दिख रहे हैं, ये बीम्स है आपके, ये बेसिकली आपके बीम्स है, ठीक है। और ये जो आपको नीचे जा रहा है ये आपका है कॉलम। तो आपको दिख रहा है एक कॉलम में कितने सारे बीम आके जुड़ जा रहे हैं, और जुड़ किससे रहे हैं, ये कौन सा कनेक्शन है, ये आपका बेसिकली रिवेट है, ठीक है, रिवेट्स है। तो ये जो कनेक्शंस है, इन्हीं कनेक्शन का डिजाइन हमें करना है, ठीक है। स्टील में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कुछ होता है तो वो होता है कनेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कितने भी स्टार लगा दूं कम है इसके लिए, ठीक है। तो स्टील स्ट्रक्चर में कनेक्शंस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और इन्हीं कनेक्शंस को हम डिजाइन करेंगे। इन कनेक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, और कनेक्शन करने का तरीके अलग अलग होते हैं, कहीं रिवेटिंग करते हैं, कहीं बोल्टिंग करते हैं, कहाँ रिवेट करते हैं, कहाँ बोल्ट करते हैं, कहाँ बेल्डिंग करते हैं, वो सब हम लोग समझेंगे, ठीक है। दीज कनेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रोल्स इज अवेलेबल, और some other type of sections can also be made in terms of built up section। कभी कभी क्या होता है, लोड ऐसा आता है कि उसके हिसाब से कोई भी सेक्शन जो भी प्री फैब्रिकेटेड फैक्ट्री से बन रहे हैं वो नहीं यूज कर पाते हैं हम। तो कभी कभी हमें स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाना भी पड़ता है, वहां पर भी कनेक्शन यूज आते हैं, ठीक है। Therefore, beam and column need to be jointed properly by use of bolt, rivet or weld connection. In the subsequent units, we shall learn about the process of designing connections for tension, compression member, built up, industrial setup, etc. ठीक है। तो आज मैंने आपको करा दिया स्टील की यूज करते हैं, स्टील सेक्शंस कैसे पढ़ते हैं, आईएस कोड कैसे यूज करते हैं, स्टील का टेबल कैसे यूज करते हैं। जो भी बुक्स मैंने बताए हैं, जो भी स्टील कोड्स बताए हैं, जो भी मैंने आपको स्टील टेबल्स बताए हैं, सारे लिंक्स पीडीएफ में मिलेंगे आपको। उसके हिसाब से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए, या फिर डायरेक्टली खरीद लीजिए अमेजोन से, आपके ऊपर है, ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं। बट एक एक स्टील की बुक, चाहे वो ए के उपाध्याय हो, चाहे वो एस के दुग्गल हो, चाहे वो भावी कट्टी हो, ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा आप उपाध्याय पढ़े, क्योंकि दूसरे कॉलेज में भी उपाध्याय ही फॉलो होता है, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी स्टील का कोड IS 800-7, ठीक है, ये सब आपको यूज करना है, स्टील टेबल आपको यूज करना है, तो ये सब आपको इंतजाम करके ऑलरेडी रखना है, ठीक है। चलिए फिर आज के क्लास को एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। आप लोग, ओके सर। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ,